हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 7304। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। तो आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धूर्त लोग कौन थे? तो जो बनावटी आलसी थे वही धूर्त लोग थे, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो संस्कारों से होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भूख से भी पीड़ित होकर कौन कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। तो आलसी लोग कुछ नहीं कर पाते, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो मैत्रेयी को दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैत्रेयी कौन थी। तो यज्ञवल्क्य की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। इस क्लास में संस्कृत के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो अपने देश भारत में लेना चाहते हैं, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि देवतागण किस देश की गीत गाते हैं। तो भारत की गीत गाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो स्त्रियां होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राम परवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। तो केंद्र प्रशासन में कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और राम परवेश के गांव का नाम क्या था?
तो भीखन टोला था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और करमवीर के नाम से किसे जानते हैं, तो राम प्रवेश राम को जानते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बाघ कहाँ बैठा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ पे बैठा था। तो जो बाघ था ये तालाब के किनारे बैठा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है, तो क्रोध की हत्या करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो विद्या एक ऐसा धर्म है जिससे संतुष्टि मिलती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है। तो दोष का दूर होना तथा गुणों का निर्माण होना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला गांव को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीखन टोला गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था, तो 1 कोस की दूरी पर सरकारी स्कूल था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शिक्षक कैसे थे, तो जो शिक्षक थे ये नवीन दृष्टि संपन्न थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई, तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर ने लगवाई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार का दुर्गम में प्राय गांव कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का दुर्गम में प्राय गांव कौन सा है, तो भीखन टोला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है, इसे आपको याद रखना है। और पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, तो कुटिया का था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राम प्रवेश स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, तो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना नगर में कौन प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। और गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
19 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूल का बहुत सा उत्पादन होता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो पटना नगर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हैं, तो गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो भगवान बुद्ध ने किया था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मचारी कहाँ पे पढ़ते थे, तो अपने गुरु के घर पे पढ़ते थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं, तो अपने घर भेजते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मौत के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये उपनिषद से संकलित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन हैं, तो महर्षि वेद व्यास हैं, तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है,
तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि परमात्मा कहाँ निवास करते हैं, तो सर्वत्र यानी सभी जगहों पे निवास करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है, तो मंदाकिनी एक नदी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है यानी बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कौन थे, तो जो लक्ष्मण थे ये श्री राम जी के भाई थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि परपीड़न से क्या होता है, यानी दूसरों को कष्ट देने से क्या होता है, तो पाप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो सत्य से खुलता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की हमेशा जीत होती है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो ऋग्वेद है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कैमुदी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।
अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल और क्रोम, तो इसे आपको ओपन कर लेना है और जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और कौन सा टेस्ट देना है। तो देखिए साइंस का आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाला टेस्ट देना है और डेली यहाँ पे 7 बजे सुबह से टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो रोज़ सुबह 7 बजे के बाद आप लोग यहाँ पे आके टेस्ट लगा सकते हैं। तो इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा टेस्ट ओपन हो जाएगा और आपको नीचे आना है और बस यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आ गया। अब यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न है और आपको बनाते जाना है। सही होगा अगर आपका आंसर तो ग्रीन हो जाएगा, अगर आप लोग गलत पे टिक करते हैं तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो क्या होता है, पुंकेसर होता है। देखिए सही है तो ये सही हो गया। अब आपको अगला क्वेश्चन लाना है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ऐसे ही आपको टेस्ट देते जाना है, सब दे लीजिएगा। लास्ट में आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट भी बता देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बहुत सारा PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये सभी PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में देते हैं। तो बस यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और PDF डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।